हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और शुरू करते हैं आज हिंदी के 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के। कल भी मैंने हिंदी के 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के डाला था। 15 क्वेश्चन पेडागॉजी का आता है और 15 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। तो मैं पेडागॉजी कंप्लीट करा रही हूँ और मैं साथ के साथ ग्रामर पोर्शन भी डालती रहूँगी। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा की आवश्यकता है। मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में या इन सभी में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो क्या सीखता है? मातृभाषा सीखता है अपनी। मातृभाषा मतलब जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसके मम्मी पापा बोलते हैं भाषा, वही भाषा वो सीखता है। ठीक है, जैसे फॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है, उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश सीखेगा। ठीक है, तो हिंदी सीख रहा है तो अगर मम्मी पापा हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी सीखेगा। तो मातृभाषा जो होती है ना, वही पहली सीढ़ी होती है विकास की। ठीक है, तो अगर मातृभाषा ही अच्छे से नहीं हुआ है तो ना ही कोई अच्छे से विकास हो पाएगा और ना ही कुछ और हो पाएगा। तो मातृभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। मातृभाषा की आवश्यकता किसमें है? शारीरिक विकास में भी है, मानसिक विकास में भी है और सामाजिक विकास में भी है। निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है? मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या ये सभी? तो सबसे पहले अगर आप मातृभाषा शिक्षण देना चाहते हो तो क्या अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देना चाहिए या उसको क्रिया में लगा देना चाहिए या रुचि होनी चाहिए? तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसे आराम से सीख सकते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या है? रुचि का सिद्धांत। कार्लटन वॉसबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? कार्लटन वॉसबर्न ने कौन सी पद्धति दी है? तो इन्होंने दी है विनेट-टका योजना। कौन सी योजना? विनेट-टका योजना दी है कार्लटन वॉसबर्न ने। मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें जो पद्धति या योजनाएं जिसने दी है उनकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, आपको वो चीज़ें आप हटा दो जिसमें निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, जब कभी बड़े ऑप्शन दिया करें तो आप यही किया करो। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, नहीं, भाषा प्रयोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जितना ज़्यादा बच्चा भाषा प्रयोग करेगा उतना ही उसे भाषा बोलनी आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या बच्चे जन्म से ही भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं? ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हो, ये तो गलत हो जाएगा। अत्यंत छोटे हो ये भी नहीं कहा जा सकता। सरल भाषा से युक्त हो, ये सही आंसर होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसे पाठ होने चाहिए उसमें जिसमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ हो। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? संवादात्मक, कहानी, कविता, एकांकी या निबंध? किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? बताइए। कविता जितना ज़्यादा वो बोल के बोलेगा उतना अच्छा होगा, संवाद करके कहानी बोलेगा उतना अच्छा होगा, एकांकी में भी बोल के पढ़ना अच्छा होगा, लेकिन निबंध विद्या के शिक्षण के समय हम क्या करेंगे? मौन पठन को महत्व देंगे। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी निवासी थी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी? तो ये थी इटली की।
मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। तो मातृभाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? मातृभाषा शिक्षण का जाहिर सी बात है उद्देश्य है कि उन्हें ज्ञान दिया जाए, उन्हें कौशल सिखाया जाए या उनका सृजनात्मक तरीके से उनके सारे उद्देश्यों की पूर्ति कराई जाए। तो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है, ये किसने कहा है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, ये कहा है बेकन ने। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि है आत्मा की आवाज़, अभिव्यक्ति का व्यवहार, हृदय तंत्र की झनकार या उपयुक्त सभी। तो भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि है उपयुक्त सभी अभिव्यक्त करते हैं, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है और हृदय तंत्र की झनकार, ये सभी नाम दिए गए हैं भाषा को। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? जिज्ञासा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या उपयुक्त सभी। देखिए मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, रुचि, इंटरेस्ट या जिज्ञासा, ठीक है। अभ्यास से, हाँ ठीक है, जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है सीखने की तो उसे कितना भी आप अभ्यास करा लो, कितना भी वो बच्चा अनुकरण कर ले, लेकिन पहला सोपान जो मेन सोपान होता है वो किससे होता है? जिज्ञासा से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है। मातृभाषा से अभिप्राय है क्षेत्र विशेष की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, परिजनों की भाषा या वातावरण की भाषा। तो मातृभाषा से अभिप्राय है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। हिंदी भारत की राजभाषा का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का गतिशील होना, भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा बिंब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रखने के लिए वो है भाषा बिंब का बनना। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? ठीक है, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? जो वो क्या कहलाती है? अनुकरण विधि। बच्चा क्या है, जब माँ को बोलते हुए देखता है तो वह उसका अनुकरण करने लगता है, मतलब जैसे माँ बोल रही है तो वो भी बोलने का प्रयास करने लगता है। अनुकरण करना मतलब नकल करने लगता है। तो ये अनुकरण विधि जो है वो प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।